हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद उर्मी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आप लोगों ने मेरा टेंस का फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करके आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। और इसलिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डेली रूटीन हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल फैक्ट। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग दैनिक कार्य, आदत, सामान्य, सत्य और हमेशा होने वाले कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे दैनिक कार्य में रोज़मर्रा की जो आदतें हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमेशा होता है, जो कार्य करते हैं, इन सब के बारे में बताया जाए उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसका नाम है सिंपल सेंटेंस। तो जिसे बोलेंगे हम साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की पहचान क्या होगी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते मतलब ये इंडेफिनिट की पहचान है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि में से कोई भी शब्द आ जाए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 प्रकार होते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। तो जो पहचान हमने यहाँ पे लिख रखी है कि अंत में ता, ती, ते आए, इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह पहचान जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो देखिए, इसका फर्स्ट जो है इसका नाम है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम बनाने के लिए हम किस रूल का पालन करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट रूप में एस, ई एस या फिर आई ई एस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी आएगा। ठीक है। तो देखिए, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर मुख्य क्रिया आएगी, वर्ब लिखा है यानी मुख्य क्रिया आएगी। मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? एस, ई एस, आई ई एस। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ईटीसी यानी अदर वर्ड आएगा। चलिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो मैंने वहाँ पर रूल समझा दिया है। अब रूल के अनुसार ही हमें वाक्य को बनाना है। वाक्य है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वाक्य है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो आई प्ले क्रिकेट। देखिए, मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई आ गया, फिर उसमें लिखा है, देखिए अभी दिखा रही हूँ मैं, रूल में लिखा है, देखिए, तो वर्ब का फर्स्ट रूप, फिर उसके बाद वर्ब में एस या ई एस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर ईटीसी आएगा। तो रूल के अनुसार ही हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले देखो, हमने सब्जेक्ट लिखा है तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद देखिए, मैन वर्ब का फर्स्ट रूप है तो मैन वर्ब का फर्स्ट रूप प्ले, यानी खेलना, ये वर्ब हो गया। जो हमारी पहचान होती है, पहचान के पीछे का जो वर्ड होता है वो क्या होती है? हमारी मुख्य क्रिया होती है। ठीक है। तो देखिए, हमने वर्ब में कुछ नहीं लगाया है। क्या नहीं लगाया है? कुछ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनाते हैं तो बहुवचनकर्ता के साथ में जो बहुवचनकर्ता होता है उसमें क्या करते हैं? कुछ भी नहीं लगाते हैं। क्या कुछ भी नहीं लगाते हैं? ना ही एस लगता है, ना ई एस लगता है और ना ही आई ई एस, मतलब मेन वर्ब में कुछ भी नहीं लगता है और ना ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन करता है, इसलिए आई प्ले क्रिकेट, हम एस नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से देखते हैं वाक्य को। वह किताब पढ़ता है। देखिए, यहाँ पर एक वचन करता है तो हमने रीड में यहाँ पर एस लगा दिया। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है वीडियो तो कल की क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने ये सारी बातें कल की क्लास में अच्छे तरीके से समझा दी हैं। फिर भी एक बार यहाँ भी ठीक से देख लीजिए आप लोग कि लिखा है ना कि वह किताब पढ़ती है, मतलब
वह लड़की है क्योंकि ती है, तो मैंने बताया था कि ही और सी का यूज होता है वह के लिए। जब लड़की आए तो सी का यूज करना है और जब लड़का आए तो ही का यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, लड़की है क्योंकि ती है तो यहाँ पर सी आ गया। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लगना है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट रूप क्या है, हमने बताया कि पहचान के पीछे का जो शब्द होता है जो उसे बोलते हैं मेन वर्ब। पढ़ती, तो रीड माने पढ़ना होता है और हमने रीड में एस लगा दिया। क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने कल नियम में बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ में एस, ई एस या आई ई एस का यूज किया जाता है। अब कहाँ एस का यूज करना है, कहाँ ई एस का यूज करना है, कहाँ आई ई एस का यूज करना है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, इसलिए आप लोग वहाँ से देख लीजिए। फिर इसके बाद अगला वाक्य है, वे स्कूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद मेन वर्ब आएगी। ठीक है, जाना मेन वर्ब है, गो मीन्स जाना, गो के साथ टू लगता है और ए स्कूल, तो ये आ गया स्कूल। देखिए आप लोगों को अगर वाक्य समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पर और वाक्य लिख के बता रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। तो देखिए इसे बनाएंगे। देखिए ती है, गाती है, क्या है, लड़की है, तो सी का यूज करेंगे। सी यहाँ पे बना देती हूँ, नीचे देखेगा नहीं। सी, सिंपल वाक्य बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है जब हम सिंपल वाक्य बनाएं। तो देखिए सी के बाद क्या आ जाएगा, सिंग, मतलब गाती। सिंग में हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, सिंग्स आ सॉन्ग, सी सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें वर्ब में एस क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ में हम एस का यूज करते हैं। कभी कभी हम ई एस का और आई ई एस का भी यूज करते हैं, वो वर्ब के अनुसार होता है। आई ई एस का हम कब करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आई ई एस का यूज कब करते हैं। जैसे हमने लिखा फ्लाई, FLY फ्लाई। अब देखिए वाई के पीछे क्या आ गया, वाई के पीछे क्या आ गया, व्यंजन आ गया। ठीक है, तो जो व्यंजन वर्ड आ गया है तो व्यंजन वर्ड की वजह से वाई हट जाएगा, FLIES। तो जो हमारी मेन वर्ब है फ्लाई माने उड़ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, IES लगा देंगे। ओके, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ES कहाँ पर लगाते हैं, तो ES देखिए जब लास्ट में ओ हो, ठीक है, ओ हो, एस हो, मतलब जो हमारा मेन वर्ब होता है उसमें लास्ट में या तो ओ हो या फिर एस हो या फिर SH हो या फिर ओ हो, ठीक है, या फिर एस हो। इस प्रकार से मतलब इस टाइप से आ जाए ना कोई भी शब्द, तो वहाँ पर ES लगाते हैं, मतलब यहाँ पर CH हो, तो इस प्रकार से क्या लगाते हैं हम, ES का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा है गो, ठीक है, अब गो में मैं लगाऊंगी ई और एस। क्यों लगाया, क्योंकि नियम है लास्ट में मीनिंग के देखो ओ आ रहा है, मैंने बताया ना अभी ओ आ रहा है, तो ओ आए तो वहाँ पर हम ई और एस का यूज करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। जैसे और भी उदाहरण समझाऊँ, जैसे टीच, TEACH, टीच में मैं क्या लगाऊंगी, ES लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, ES लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ES, टीचर्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लास्ट में CH आ गया, जब लास्ट में CH हो तब ES लगता है। ठीक है, तो ये सारे नियम मैं पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, यानी हमने सिंपल समझ लिया, अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसकी पहचान है कि जब वाक्य में नहीं शब्द आता है, अर्थात वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नकारात्मक या नेगेटिव वाक्य कहेंगे। ठीक है,
तो इसका रूल है सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें। देखिए सिंपल वाले में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, सिंपल के साथ में एस ई एस या आई ई एस का यूज किया जाता है, और बहुवचनकर्ता के साथ में कुछ भी नहीं लगाया जाता है। तो देखिए लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मैंने जो बताया है वो सिंपल में नहीं करेंगे लेकिन नेगेटिव में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रूल होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट रूप, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ईटीसी। हमें कुछ नहीं करना होता है सेंटेंस में, जो हमारा रूल दिया रहता है इसी के अनुसार अपने वाक्य को रख देना है, बस वाक्य बन गया। तो देखिए हमें सबसे पहले देखना है डू है, डू का प्रयोग हमें बहुवचनकर्ता के साथ में करना है। किसके साथ में? बहुवचनकर्ता। और जो डज है, डज का प्रयोग हमें एक वचन के साथ करना है। किसके साथ करना है? एक वचनकर्ता के साथ। तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि डू का प्रयोग हमें बहुवचन के साथ और डज का प्रयोग हमें एक वचन के साथ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल देखिए। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो अभी आप लोगों को बता दूँ मैं कि रूल के अनुसार बनाना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी आएगा। तो उसी नियम का पालन करते हुए सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट मैं, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर कह रहा है उसमें कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए। देखिए बहुवचन करता है, देखिए हाँ समझा रही हूँ मैं एक बहुवचन करता है। सब्जेक्ट हो गया, इसमें मैंने डू लगाया। क्यों लगाया मैंने डू? इसलिए लगाया क्योंकि बहुवचन करता है। आई क्या है? बहुवचन, मतलब माना तो जाता है इंग्लिश में एक वचन आई को, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। डू नेगेटिव है तो नॉट आएगा, लिखा है ना? नहीं, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। फिर आएगा क्या? मैन वर्ब का फर्स्ट रूप। तो खेलना क्या है? प्ले, PLAY। अब इसमें SES और IES का यूज नहीं होना है, क्योंकि अब इसमें क्या होने लगा? हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग होने लगा, ठीक है। इतना याद रखना है कि जो सिंपल वाक्य है सिर्फ उसी में SES और IES लगता है, आगे नहीं लगता है, ठीक है। फिर क्रिकेट, तो CKET क्रिकेट और फुल स्टॉप, ठीक है। क्रिकेट भी लिख सकते हैं, क्रिकेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना है। इसी प्रकार से वाक्य है कि वह किताब नहीं पढ़ती। तो देखिए लड़की है तो सी का यूज आया। अब देखिए एक वचन है, कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन के साथ अभी हमने बताया है कि डू का यूज, डज का यूज होना है। किसका? डज का यूज होना है, तो डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर रीड माने पढ़ना, फिर इसके बाद बुक। हमें ये देखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद देखना है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। एक वचन है तो डज आएगा, बहुवचन है तो डू आएगा। फिर इसके बाद हमें नॉट, फिर इसके बाद हमें ये वाला मेन वर्ब, इसे बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। फिर इसके बाद हमें बुक लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें वाक्य को बनाना है। इसके बाद आएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान है कि अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए, जहाँ से वाक्य स्टार्ट होता है वहाँ क्या शब्द आए शुरू में, तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में वाक्य आएगा क्या से स्टार्ट होगा, और इंग्लिश में क्या होगा? डू और डज से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप, ऑब्जेक्ट और ETC का यूज करना है, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना है। यहाँ पर नहीं लगाया क्या मैंने? और लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन टैग लगाना है। इसमें नहीं लगा है, याद रखना है। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाएं, क्योंकि क्या से स्टार्ट होगा तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है इसका क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो सबसे पहले अभी हमने रूल पढ़ा है। रूल में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तुम क्या है, बहुवचन करता है इसलिए डू आया, फिर इसके बाद यू आया, फिर इसके बाद क्या आएगा, खेलना, प्ले माने खेलना तो प्ले आया, फिर क्रिकेट आया, क्रिकेट कर दो यहाँ पे, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना है। क्या वह किताब पढ़ती है। तो देखिए सबसे पहले क्या आया, एक वचन करता है तो डज लगाएंगे, लड़की है तो सी आया, इसके बाद रीड पढ़ना और बुक। ऐसा होता है कि पहले हम पीछे की बनाते हैं फिर आगे की बनाते, इतना ध्यान रखना है। देखिए आप लोगों को अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर वाक्य और भी बना के दिखा रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि क्या वह सत्य बोलता है। तो कैसे बनाएंगे, देखना है क्या के बाद जो वर्ड लिखा है, जो शब्द लिखा है उसे देखना है कि एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। तो यहाँ पर वह क्या है, वह है एक वचन करता, उतना है, बोलता है तो लड़का है। तो सबसे पहले आएगा एक वचन करता के साथ में हम डज का यूज करते हैं तो डज आएगा, डज के बाद ही आएगा, वह मतलब ही माने वह है। फिर इसके बाद क्या आएगा, बोलना क्या होता है, स्पीक। तो क्या आएगा, स्पीक आएगा, फिर स्पीक के बाद क्या आएगा, सत्य बोल रहा है तो द ट्रूथ आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना नहीं भूलना है, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन टैग नहीं लगाओगे तो वाक्य सही नहीं माना जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना कि हमें लास्ट में इसको लगाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से समझा दूँगी। ओके, इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नॉट आएगा। देखिए सबसे पहले मेन होता है इसमें रूल, जिसे रूल आ गया तो सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो डज, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट रूप, ऑब्जेक्ट और etc और लास्ट में क्वेश्चन टैग। तो देखिए हमारा वाक्य रूल के अनुसार ही बनाना है। वाक्य है क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। मैंने इसमें एक ही प्रकार का वाक्य इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ सके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल देकर भी समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज। तो देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए हमने डू का यूज किया। फिर सब्जेक्ट के बाद कह रहा, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखो तो हमने यू लिख दिया, यू सब्जेक्ट है। कह रहा है नॉट लिखो तो हमने नॉट लिख दिया। अब रूल में बोल रहा है कि मेन वर्ब का फर्स्ट रूप, तो प्ले माने खेलना, प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। फिर इसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले देखिए एक वचन है कि बहुवचन है, तो एक वचन है तो डज आएगा, लड़का है तो ही आएगा, फिर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर जाना गो मीन्स होता है, गो के साथ टू लगता है, और फिर स्कूल आएगा। तो इसी प्रकार से इन वाक्यों को बनाना है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से एक वाक्य और लिख के दिखा रही हूँ। क्या तुम खाना खाते हो। अच्छा, नहीं खाते हो, सॉरी, नहीं वाला देखना है। क्या तुम खाना नहीं खाते हो। क्या तुम खाना नहीं खाते हो।
क्या तुम खाना नहीं खाते हो? तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमें देखना है कि तुम, क्या के बाद जो शब्द लिखा है वो एक वचन है कि बहुवचन है। तो देखना है तुम बहुवचन है तो सबसे पहले डू आएगा। डू के बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो तो यू आएगा, डू यू। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नहीं नहीं खाते हैं ना तो नॉट आएगा। फिर क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट रूप तो खाना, ईट मीन्स खाना, ई ए टी ईट, ईट मीन्स खाना, ईट और द फूड। कह रहा है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखिए तो द एफ डबल ओ डी फूड, और लास्ट में क्वेश्चन टैग, क्योंकि अन्य अदर वर्ड तो इसमें है नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पहचान को याद रखना है कि सबसे पहले इसमें वाई शब्द आएगा। वाई मतलब ऐसे ही, मैंने उदाहरण के लिए वाई टाइप में डब्ल्यू एच ही लिख पाया है क्या, वाई लिखना था। तो वर्ड से शुरू होता है, मतलब एक शब्द लिख दिया है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन वर्ड टाइप का कोई भी, जैसे भाई भाट भी हो सकता, होम भी हो सकता, हुज भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। देखिए मैं नीचे क्वेश्चन वर्ड भी लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि कोई भी शब्द आ जाए क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होगा, मतलब बीच में होगा यह वाक्य, क्या होगा, बीच में होगा। जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, इस टाइप से बीच में होगा हिंदी में, और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, इसे बोलेंगे क्यू डब्ल्यू, है ना, एच डब्ल्यू नहीं क्यू डब्ल्यू, ठीक है। क्यू डब्ल्यू से शुरू होगा, जहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड से इंग्लिश में शुरू हो वाक्य तो उसे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में अगर बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कब से कितना, इस टाइप के शब्द आ जाएं तो उसे भी हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। हिंदी में पहचान है हिंदी की, और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से याद रखना है, ठीक है। इसका रूल है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डू डज, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट रूप, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा ईटीसी, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन टैग, यहाँ पर प्लस ईटीसी, और इसके बाद आएगा क्वेश्चन टैग। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, हमने अभी रूल देखा है। अब वाक्य है तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो देखिए हमने रूल देखा है कि सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या आ गया, क्यों शब्द आ गया। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कब से कितना, इस टाइप की कोई भी शब्द आ जाए तो वो क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इंग्लिश में हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वाई मीन्स क्यों। इसके बाद उसने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हमने डू का यूज किया है। इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है तो हमने यू का यूज किया है। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है प्ले और आ क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन टैग। इसी प्रकार से वह कहाँ रहती है, तो वेयर डज सी लाइव। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं वाक्य को समझाने की फिर से कोशिश करूँगी। देखिए आप यहाँ पर आप लोगों को देखना है, जैसे हमने कहा कि मैं भोपाल कब जाता हूँ, मैं भोपाल कब जाता हूँ। तो हमें ऐसे कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को पहचानना है। इसमें कब है तो सबसे पहले व्हेन मीन्स कब, तो सबसे पहले व्हेन आएगा। व्हेन के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखिए हमें सब्जेक्ट देखना होता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। मैं क्या है, बहुवचन के साथ में आई का यूज होता है तो यहाँ पर आएगा डू, फिर आई आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर इसके बाद आएगा मेन वर्ब। तो गो माने जाना हुआ तो गो टू भोपाल, गो टू भोपाल, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डबल इंटेरोगेटिव का वाक्य बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब है डबल इंटेरोगेटिव मतलब दोहरा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, दोहरा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो इसमें
कुछ नहीं, इसमें क्या आएगा, वही रहेगी पहचान के कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सारे शब्द आएंगे और साथ में नहीं आ जाएगा। तो नहीं आ जाएगा तो ऐसी वाक्यों को हम बोलेंगे डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है? इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा QW, फिर इसके बाद QW लिखा है क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट रूप, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ETC और लास्ट में आएगा क्वेश्चन टैग। आगे बढ़ते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? तो देखिए हमने अभी अभी रूल पढ़ा है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पहचानना है, वाई मीन्स क्यों होता है, इसके बाद हेल्पिंग लिखते हैं। तो देखिए हमें देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को देखना है, तो कब, वैन माने कब होता है, वैन आ जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, तो बे क्या है, बहुवचन है तो इसलिए डू आएगा, फिर दी आएगा सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, तो नॉट आएगा। इसके बाद बोलना, अब देखिए झूठ बोल रहा है, क्या झूठ बोलना किस मीन्स होता है, टेल अ लाई, और सत्य बोलेंगे तो स्पीक द ट्रुथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन टैग देखिए अब यहाँ पे लगा है हाँ के बाद, यहाँ मत समझ लेना नोट के बाद, ये हाँ के बाद लगा है जो क्वेश्चन टैग लगा है वो। तो देखिए व्हेन डू दे नॉट और टेल आ लाई, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा देना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन टैग लेकर आई हूँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड लेकर आई हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड नहीं आते हैं तो ध्यान से इन सारे शब्दों को ध्यान से रखना है, मतलब याद में रखना है। क्वेश्चन वर्ड है व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, होम मीन्स किसको, किसका, किसकी, किसे, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसकी, हुम मीन्स किसको, और हुज मीन्स किसका, किसकी, किसकी, याद रखना थोड़ी। विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से। फिर इसके बाद हाउ मीन्स कैसे, हाउ मैनी मीन्स कितने। फिर इसके बाद हाउ मच कितना, कितनी, कितने, और हाउ लॉन्ग मीन्स कितनी देर, कितना समय, हाउ फेयर मीन्स कितनी दूर, हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, हाउ ओल्ड मीन्स कितनी उम्र, हाउ टेल मीन्स कितनी लंबी, हाउ बिग मीन्स कितना बड़ा, हाउ स्मॉल मीन्स कितना छोटा, स्मॉल मीन्स कितना छोटा, हाउ फास्ट मीन्स कितना तेज। ठीक है, हाउ मच और हाउ मैनी भी होता है एक, हाउ मैनी, तो हाउ मैनी और हाउ मच का यूज़ भी ध्यान रखना है। हाउ मच का प्रयोग किया जाता है मात्रा के लिए, जैसे कोई चीज़ है एग्जाम्पल के लिए जैसे शुगर है, उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है। ठीक है, और एक काउंटेबल होता है, तो ये मैंने जो आता है मतलब काउंटेबल में आता है। तो हाउ मच का प्रयोग मात्रा में और हाउ मैनी का प्रयोग संख्या में किया जाता है, यानी चीज़ों को गिनने के लिए। संख्या का मतलब है चीज़ों को गिनने के लिए, और हाउ मच का मतलब है कि मात्रा में किसी चीज़ को, जैसे शुगर हो गया, कार्ड हो गया, बटर हो गया, इस प्रकार से लिक्विड हो गया, ऑयल हो गया, इस प्रकार की चीज़ों के लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। बाकी जैसे हम गिन सकते हैं हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। चलिए आगे, मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस दे रखी है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से वीडियो को देख लेना है एक बार, और फिर इन वाक्यों को खुद बनाने की कोशिश करना है और कमेंट में बताना है। अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर से मुझे कमेंट करके बताना है, अगर बन भी रहे हैं तो कमेंट में अपने आंसर को डाल देना। रूल के अनुसार बनाना, रूल एक बार ठीक तरीके से पढ़ लेना, वीडियो को दोबारा से
देख करके अच्छे तरीके से समझ सकते हो आप लोग। चलिए, और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।